हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसी चल रही है पढ़ाई। तो शुरू करते हैं जेई एडवांस रिवीजन सीरीज, जिसमें कि हम लोग सॉल्व करने वाले हैं सबसे पहले आईआईटी जेई 2011 पेपर वन मैथ्स का। ठीक है। जेई एडवांस का जो एग्ज़ाम होता है वो प्योरली कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है। ठीक है। तो हमारा कॉन्सेप्ट बहुत ही बढ़िया होना पड़ेगा, तभी हम लोग जेई एडवांस में बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो मैं हर एक क्वेश्चन में पहले ये तुम्हें सिखाऊंगा कि किस तरीके से हमें ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन सोचना चाहिए था, उसके बाद सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन। इसमें क्या है कि सबसे पहला सेक्शन है जिसमें सिंगल करेक्ट टाइप है। ओनली वन ऑप्शन इज करेक्ट, मतलब चार ऑप्शंस गिवन होंगे, उसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन करेक्ट है। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आया, द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। हमारे पास एक्स और वाई में दो इक्वेशंस गिवन है। उसमें बोला गया है एक्स नॉट की वैल्यू क्या है। उन्होंने ये बोल दिया है कि अगर इन दोनों को सॉल्व करते हो तो तुम्हारा जो सॉल्यूशन आता है, एक्स की वैल्यू आती है वो एक्स नॉट एंड वाई की वैल्यू जो आती है वो वाई नॉट है। तो तुम बताओ एक्स नॉट की वैल्यू कितनी आएगी। तो बेसिकली जैसे ही तुम इन दोनों इक्वेशन को देखोगे, समथिंग टू द पावर समथिंग इज इक्वल टू समथिंग टू द पावर समथिंग, और जो पावर है वो बहुत ही बढ़िया नहीं है, ln2 ln3, जिसका वैल्यू हमें पता नहीं है ऑब्वियसली। दूसरा वाला देखोगे तो ln x ln y पावर में है। ठीक है। अब हमने दोनों इक्वेशन देखा, दो इक्वेशंस होंगे तभी दो वेरिएबल वाले क्वेश्चन सॉल्व होंगे, इसलिए उन्होंने दो दो इक्वेशन दे दिया। सबसे पहला जो फर्स्ट कॉमन थॉट है वो ये आना चाहिए हमारा कि किसी भी तरीके से ये एक्सपोनेंट को हटाओ। लीनियर में अगर होता तो सॉल्व करना बहुत ही आसान होता। ठीक है। लीनियर में लाने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड लॉग लेंगे। जैसे ही दोनों साइड लॉग लेंगे तो लॉग का बेस क्या रखेंगे वो भी सोच लो पहले ही। तो तुम्हें दिख रहा है हर जगह एल एन एल एन यूज हो रहा है, तो हम लोग लॉग का बेस ई ही रखते हैं, मतलब एल एन ही लेंगे। जैसे ही पहले इक्वेशन में दोनों साइड हम लोग लॉग लेंगे, देखो क्या बनता है ये, दिस विल बिकम एल एन टू एक्स टू द पावर एल एन टू इज इक्वल टू एल एन थ्री वाई टू द पावर एल एन थ्री। ठीक है। अभी लॉग का एक बेसिक सा प्रॉपर्टी होता है कि ये जो पावर होता है वो कहाँ चला जाता है, बाहर। ये जो पावर है वो कहाँ चला जाता है, बाहर। देखो ये सिंप्लीफाई होकर क्या बन गया हमारा, एल एन टू मल्टीप्लाइड बाय एल एन टू एक्स, एंड एल एन टू एक्स कैन बी रिटन एज एल एन टू प्लस एल एन एक्स। दिस शुड बी इक्वल टू, इधर से एल एन थ्री बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय एल एन थ्री वाई। एल एन थ्री वाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सबको पता चल चुका होगा, एल एन थ्री प्लस एल एन वाई। पहला इक्वेशन यहाँ पे सिंप्लीफाई हो गया, लीनियर टर्म में आ चुका है। ठीक है। अब दूसरे इक्वेशन में भी सेम काम करना होगा, हमें लॉग लेना होगा। जैसे ही दोनों साइड लॉग लेंगे, सोचो क्या होने वाला है, एल एन लिए तो एल एन एक्स बाहर जाएगा, तो ये आ जाएगा एल एन एक्स मल्टीप्लाइड बाय एल एन थ्री, दिस इज इक्वल टू एल एन वाई मल्टीप्लाइड बाय एल एन टू। ओके, हमें चाहिए क्या, हमारे पास दो इक्वेशंस है, दो वेरिएबल है एक्स एंड वाई, लेकिन हमें वाई की वैल्यू चाहिए क्या। तुम बोलोगे नहीं सर, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, एक्स की वैल्यू चाहिए। एक्स की वैल्यू अगर चाहिए तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, एल एन वाई को रिप्लेस कर देता हूँ एल एन एक्स के टर्म में। मैंने कुछ देर के लिए क्या किया, एल एन एक्स के टर्म में एल एन वाई को रिप्लेस कर दिया, और बार बार एल एन एक्स ना लिखना पड़े इसलिए मैं एल एन एक्स को कुछ एक लैम्डा वैल्यू मान लेता हूँ, ताकि थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाए। नाउ यू कैन सी लैम्डा टाइम्स एल एन थ्री डिवाइडेड बाई एल एन टू इज इक्वल टू एल एन वाई। अब मैं क्या करूँगा, इस वाले इक्वेशन में एल एन वाई के जगह पे ये पुट कर दूंगा। चलो पुट करके देखते हैं, एल एन टू मल्टीप्लाइड बाय, ये तो एल एन टू है अपना, एल एन एक्स को मैंने क्या बोला है, लैम्डा, दिस शुड बी इक्वल टू एल एन थ्री मल्टीप्लाइड बाय एल एन थ्री। एल एन वाई को मैं क्या लिखूँगा, लैम्डा टाइम्स एल एन थ्री डिवाइडेड बाय एल एन टू। अब मैं क्या करूँगा, पूरा लैम्डा को एक साइड लेके चलाऊँगा और लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। सो दिस इज बेसिकली एल एन टू का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम्स एल एन टू, दिस इज इक्वल टू एल एन थ्री का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम्स एल एन थ्री का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एल एन टू। ठीक है। लैम्डा वाला चीज़ को एक साइड लाऊंगा मैं, तो एल एन टू आएगा माइनस एल एन थ्री का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एल एन टू। ठीक है। दिस शुड बी इक्वल टू एल एन थ्री का होल स्क्वायर
माइनस ln2 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो तो ये हो गया अपना ln3 का होल स्क्वायर माइनस ln2 का होल स्क्वायर। ओके, अभी अब ध्यान से देखना, हमने यहाँ पे एलसीएम लिया तो ये आ गया ln2 का होल स्क्वायर माइनस ln3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ln2। दिस इज इक्वल टू माइनस साइन कॉमन लोगे तो ln2 का होल स्क्वायर माइनस ln3 का होल स्क्वायर। अब तुम्हें ऑब्वियसली पता है ln2 इज नॉट इक्वल टू ln3, तो ये पूरा का पूरा कैंसल आउट हो जाएगा दोनों साइड से। तो यू विल गेट लैम्डा इज इक्वल टू माइनस ऑफ ln2 विच इज इक्वल टू ln ऑफ 1/2। कैसे? तो इस माइनस साइन को मैंने ऊपर लिख चला गया, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई? लैम्डा इज इक्वल टू आ गई ln ऑफ 1/2। अच्छा, लैम्डा हमने किसको माना था? ln x को, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। सिंपल। तो पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। बहुत ही प्यारा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। मैंने बोला था जेई मेंस से बहुत ही हटके होता है जेई एडवांस, तो तुम्हें वो दिख रहा होगा लेवल ऑफ क्वेश्चन से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। अब जब क्वेश्चन नंबर 2 पे जाओगे तो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। डेफिनेट इंटीग्रेशन में ऑब्वियसली जब कुछ नहीं आता है तो हमें क्या लगाना होता है? जब कुछ नहीं आता होता है तो किंग्स रूल लगाते हैं। किंग्स रूल किसको बोलते हैं? a प्लस बी माइनस एक्स वाला प्रॉपर्टी। लेकिन वो सब सोचने से पहले हम कुछ देख लेते हैं। यहाँ पे हमें दिख रहा होगा कि एक्स स्क्वायर है, हर जगह एक्स स्क्वायर का एक टर्म है और साथ में एक एक्स वाला टर्म है। साथ में तुम्हारा जो लिमिट है वो रूट के अंदर है। बताओ ये सब कुछ देखने के बाद तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा? सबसे पहले तो बहुत बेसिक सा फंडा है, किसी के भी दिमाग में जो भी थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन पढ़ा होगा उसके दिमाग में सबसे पहला यही चीज़ आएगा कि सर एक्स स्क्वायर को टी मान लो। एक्स स्क्वायर को टी मान लो। जब एक्स स्क्वायर को टी मानोगे तो तुम्हें दिख रहा होगा 2x dx dt आ जाएगा। तो x dx की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2 dt। ओके, अब लिमिट कहाँ से कहाँ चेंज हुआ देख लेना। जब x रूट अंडर ln2 को जा रहा होगा तो t कहाँ जाएगा? ln2 को, क्योंकि उसका स्क्वायर ये ln3 हो जाएगा। देखो लिमिट भी सिंप्लीफाई हो गया, साथ में x और dx क्या बन गया? 1/2 dt और साइन के अंदर t dt डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा साइन t प्लस साइन ऑफ ln6 माइनस टी। यहाँ तक पहुँच चुके हैं, सिंप्लीफाई हो चुका है। सबसे पहला स्टेप हमने कुछ विजुअलाइज किया, उससे मेरे पास जो इंटीग्रेशन आया रिड्यूस होके यहाँ तक आ गया। अब मैंने बोला था जब कुछ ना समझ में आए, ठीक है, कोई लिमिट समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन बच्चे जैसे ही ये चीज़ देखेंगे उन्हें ये चीज़ समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे किंग्स रूल लगने वाला है। ऐसा मैंने डायरेक्टली कैसे देख के बोल दिया, ये सोचना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि मैंने यहाँ साइन टी देखा, यहाँ ln6 देखा। जैसे ही ln6 देखा मेरे दिमाग में कुछ तो चमका। क्या चमका? ln2 प्लस ln3 की वैल्यू कितनी होती है? ln2 प्लस ln3 इज बेसिकली ln6। ओ वाओ, दिस मीन्स हमें a प्लस बी माइनस एक्स ही लगाना था। ये कंफर्म हो गया। ठीक है, तो इसको मैंने कुछ देर के लिए i बोल दिया। अब जैसे ही इसको i बोल दिया मैं फिर से i को लिख सकता हूँ। किस टर्म में लिख सकता हूँ? a प्लस बी माइनस एक्स 1/2, उसमें लिमिट तो चेंज होता नहीं है। ln2 ln3 t के जगह मैं क्या लिखूँगा? साइन ln6 माइनस टी। ऐसा क्यों? a प्लस बी माइनस एक्स मतलब a प्लस बी ln6 माइनस एक्स, एक्स के जगह यहाँ t है तो माइनस टी डिवाइडेड बाय नीचे साइन टी, टी क्या लिखा जाएगा? ln6 माइनस टी प्लस ये क्या लिखा जाएगा? साइन ln6 माइनस ln6 प्लस टी। तो ऑब्वियसली सिर्फ टाइम टी बचेगा dt। ये रिड्यूस हो गया अपना। ओके, जैसे ही रिड्यूस हो गया हमने क्या किया? दोनों i को
ऐड कर दिया तो 2i अपने पास कितना आएगा, तुम बोलोगे दोनों में 1/2 कॉमन है, ब्रैकेट के अंदर जाएगा इंटीग्रेशन ln 2 ln 3, ऊपर भी सेम चीज़ बनेगा दिख रहा है, नीचे भी सेम चीज़ बनेगा, तो ये बेसिकली 1 हो जाएगा dt। ओके, तो ये अल्टीमेटली आ गया i इज इक्वल टू 1/4 ln 3 माइनस ln 2 डेट इज ln 3/2, 1/4 ln 3/2। कौन सा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। तो बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन इंटीग्रेशन का, ये बोल सकते हैं इजी कैटेगरी का था, ये बहुत सारे बच्चों ने कर लिया होगा। ठीक है, ओके, अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। जैसे हमने नेक्स्ट क्वेश्चन देखा वेक्टर्स एंड 3D का आ गया, क्वेश्चन देखते हैं, ये तो चमक गया। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला गया देयर आर 3 वेक्टर्स ए बी एंड सी, तीनों वेक्टर्स गिवन है, सबकी वैल्यू गिवन है। अब उन्होंने एक कंडीशन बोला कि वेक्टर वी, कोई भी एक वेक्टर है वी, विच इज इन द प्लेन ऑफ ए एंड बी, वेक्टर वी जो है वो ए और बी के प्लेन में है, एंड हुज प्रोजेक्शन ऑन सी इज 1/√3, और सी वेक्टर पे जो उस वी वेक्टर का प्रोजेक्शन है वो 1/√3 है, तो वो वेक्टर कैसा होगा। तो देखो बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, क्या तरीका होता है, सबसे पहली बात तो हम लोग ऑप्शन से जा सकते हैं, चारों ऑप्शन में देख ले कि किस वेक्टर का प्रोजेक्शन सी पे निकाला जाए तो 1/√3 के बराबर आएगा। ऑब्वियसली प्रोजेक्शन निकालने आएगा, सबको आता होगा। मेरे पास अगर ए वेक्टर है बी वेक्टर है तो बी वेक्टर का ए वेक्टर पे जो प्रोजेक्शन होगा वो होगा मॉड बी कॉस थीटा, जहाँ थीटा क्या होगा, एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स। ओके, तो ये तो शॉर्ट ट्रिक था, तुम डायरेक्टली ऑप्शन से चेक कर सकते हो। अगर मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं तब तुम्हें फर्दर एनालाइज करना होगा कि कौन से वेक्टर्स ए और बी के प्लेन में है। लेकिन अगर सिर्फ ऐसा एक ही वेक्टर है जो कि प्रोजेक्शन ये दे रहा है तब तो बहुत ही आसान हो जाएगा लाइफ अपना। ओके, लेकिन प्रॉपर मेथड क्या है, अभी देखो इस चीज़ को कैसे यूटिलाइज किया जाए। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, वी वेक्टर को क्या मान लेते हैं, वी वेक्टर को कुछ भी अल्फा आई कैप प्लस बीटा जे कैप प्लस गामा के कैप, यू कैन अज्यूम, है ना। लेकिन तुम ये सोचो इसके लिए तुम्हें मल्टीपल इक्वेशंस चाहिए होंगे, और तुम क्या करोगे, कोप्लेनरिटी का कंडीशन यूज करोगे, डेट इज बॉक्स ए बी एंड वी इज इक्वल टू 0, वहाँ से अल्फा बीटा गामा में एक रिलेशन आएगा। उसी तरीके से सी पे प्रोजेक्शन निकालोगे, वहाँ से भी एक रिलेशन आएगा। लेकिन इससे भी अच्छा चीज़ जो होता है वो होता है लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन बहुत सारे बच्चे नहीं समझ में आते हैं, लेकिन देख लो, ये चीज़ याद रख लो, कहीं भी मेरे पास एक वेक्टर लिखना हो जो कि दो वेक्टर के प्लेन में है, ठीक है, ए वेक्टर विच इज इन द प्लेन ऑफ दिस टू वेक्टर्स कैन बी रिटन एज लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स बी वेक्टर। ठीक है, लैम्डा म्यू एक कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट को तुम एम एन भी मान सकते हो, कुछ भी अज्यूम कर सकते हो, बेसिकली मैंने लैम्डा और म्यू माना। तो वी वेक्टर ऑब्वियसली इस फॉर्म का होगा, यहाँ तक क्लियर। अब वी वेक्टर को लिख लेते हैं। जैसे वी वेक्टर को लिखोगे, वी वेक्टर आएगा लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर, ए वेक्टर तुम्हारा कितना है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, प्लस म्यू टाइम्स बी वेक्टर, बी वेक्टर कितना है, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, तो वी वेक्टर तुम्हारा अल्टीमेटली कितना आ गया, लैम्डा प्लस म्यू आई कैप, लैम्डा माइनस म्यू जे कैप प्लस लैम्डा प्लस म्यू के कैप। ठीक है, ये तुम्हारा आ गया वी वेक्टर। नाउ यू कैन सी द वेक्टर प्रोजेक्शन और द स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन सी इज 1/√3। अब ऐसे सोचो, देयर इज अ वेक्टर वी एंड देयर इज अ वेक्टर सी। पहले बताओ सी वेक्टर कितना, आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। ऑब्वियसली वी वेक्टर का जो प्रोजेक्शन होगा वो होगा मॉड वी कॉस थीटा। इसको और अच्छे से देखा जाए, मॉड वी कॉस थीटा कैन बी रिटन एज मॉड वी। ऑब्वियसली मॉड वी निकालना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन कॉस थीटा भी तो निकालना डिफिकल्ट है, और कॉस थीटा निकालने के लिए हमें दो वेक्टर का यूज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डॉट प्रोडक्ट, डेट इज वी डॉट सी डिवाइडेड बाय मॉड वी मॉड सी।
अच्छा, मॉड भी यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। इससे मेरा फ़ायदा हो गया कि इसका स्क्वायर 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 नहीं करना पड़ा, मुझे मॉड सी निकालना पड़ा सिर्फ। अब जैसे वी डॉट सी निकालोगे, देखो लैम्डा प्लस म्यू इंटू आई, तो ये तो लैम्डा प्लस म्यू आ गया, माइनस के साथ लैम्डा प्लस म्यू, माइनस के साथ लैम्डा माइनस म्यू, डिवाइडेड बाय मॉड सी आएगा √3। इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, 1/√3। √3 से √3 बेचारा कैंसिल आउट हो गया। दिख रहा है लैम्डा से लैम्डा कटा, एक म्यू से दूसरा म्यू कटा, अल्टीमेटली तुम्हारे पास क्या आ गया, 1 = म्यू माइनस लैम्डा। ठीक है, तो और यू कैन से डेट म्यू = 1 + लैम्डा। ओके, तो म्यू की वैल्यू आ गई 1 + लैम्डा। मेरे पास सिर्फ एक ही इक्वेशन आया। मैंने क्या सारा इन्फॉर्मेशन यूज़ कर लिया? तुम बोलोगे हाँ सर, सारा इन्फॉर्मेशन यूज कर सकते हैं। कैसे? ये कोप्लैनरिटी वाला कंडीशन था वो यूज कर चुके हैं, उसी तरीके से प्रोजेक्शन वाला कंडीशन था वो यूज कर चुके हैं। अगर सारे कंडीशंस को यूज कर चुके हैं तो अभी भी जो हमारा आंसर आया वो तो आधा अधूरा आया। हाँ, ऑब्वियसली आधा अधूरा आया। ठीक है, तो इससे घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, एक्चुअल में आंसर आधा अधूरा ही आया। अब हम लोग वी वेक्टर को एक बार लिख के तो देखते हैं क्या आया। मैंने जब सारा इन्फॉर्मेशन यूज कर लिया तो कुछ तो गलत होगा नहीं। जब वी वेक्टर लिखोगे लैम्डा प्लस म्यू, म्यू कितना है 1 + लैम्डा, तो दिस इज 2 लैम्डा प्लस 1 आई कैप। ओके, नाउ लैम्डा माइनस म्यू कैन बी रिटन एज लैम्डा माइनस म्यू -1 आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस जे कैप प्लस फिर से लैम्डा प्लस म्यू डेट इज 2 लैम्डा प्लस 1 के कैप। तो एक्चुअल में वी वेक्टर मेरा ऐसा आना चाहिए। ओके, दिस मीन्स बहुत सारे वी वेक्टर हो सकते हैं क्या? बोलेंगे हाँ, लैम्डा की वैल्यू अलग अलग डालते रहो, अलग अलग वी वेक्टर आते रहेंगे। ओके, तो अब आंसर कैसे पता चलेगा? आंसर ऐसे पता चलेगा कि तुम्हारा देखो माइनस जे कैप सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, बाकी किसी भी ऑप्शन में नहीं है। दिस मीन्स आंसर कौन सा है? सी है। तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था, बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने एक इक्वेशन बनाना कम दिया था। हमें लैम्डा और म्यू की वैल्यू एग्जैक्टली नहीं फाइंड आउट करनी थी, हमें बस यहाँ से देख लेना था। ओके, तो तुम्हें दिख रहा होगा जेई मेंस और जेई एडवांस के लेवल में थोड़ा सा तो डिफरेंस है ऑब्वियसली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारे पास दो सेट गिवन है P एंड Q, दोनों में एक ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन गिवन है। अब उन्होंने पूछा है कि दोनों सेट पे कुछ ना कुछ सॉल्व करोगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को तो कुछ ना कुछ तो थीटा की वैल्यू आएगी, यहाँ से भी कुछ ना कुछ थीटा की वैल्यू आएगी। दोनों थीटा की वैल्यू का अलग अलग सेट बना देंगे। अब उन्होंने पूछा है कि बताओ भाई सेट के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन, क्या सबसेट है, सबसेट नहीं है, क्या है P = Q है, क्या ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे हैं। चलो क्या करना पड़ेगा, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। साइन थीटा, मैं साइन थीटा को 1 सेकंड के लिए क्या करूँगा, S मान लेता हूँ ताकि मेरा थोड़ा टाइम सेव हो जाए। S - C = √2 टाइम्स C है। देखो अब बहुत मल्टीपल तरीके होते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने का कोई एक फिक्स तरीका नहीं होता है, तुम चाहो तो किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। अब देखना, एक तो ये हो सकता है कि रूट हटा दो, स्क्वायर कर दोनों साइड, साइन या कॉस में क्वाड्रेटिक आ जाएगा, थीटा निकाल लो। दूसरा तरीका ये हो सकता है मैं डायरेक्टली tan थीटा क्यों ना निकाल लूँ। साइन थीटा कैन बी रिटन एज √2 + 1 × cos थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, √2 + 1। अब देख लेंगे कौन कौन सा थीटा ऐसा है जिस पे tan थीटा की वैल्यू √2 + 1 है, वो नहीं पता है लेकिन देख लेंगे। आगे इसको क्यू को पहले सॉल्व करके देखते हैं। जब क्यू को सॉल्व करोगे तो ये भी लिखा हुआ है साइन प्लस कॉस = √2 टाइम्स साइन, तो यू कैन से cos = √2 - 1 × साइन। तो tan थीटा यहाँ से कितना आ गया, 1/√2 - 1, एंड दिस इज बेसिकली √2 + 1। मतलब यहाँ से भी tan थीटा की वैल्यू √2 + 1, वहाँ से भी tan थीटा की वैल्यू √2 + 1। तो ऑब्वियसली जो थीटा आएगा यहाँ पे जो आएगा वही थीटा यहाँ पे भी आएगा, है ना। ओके, दिस मीन्स P और Q सेट कैसे हैं, इक्वल है। बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया था 2011 में, इतना बात तो देख लो। ठीक है, चलो आगे अगला क्वेश्चन हमारे पास एरिया अंडर द कर्व का दिख रहा है। बोला गया है लेट
देयर इज ए स्ट्रेट लाइन x इज इक्वल टू बी, ये तो सबको पता है, डिवाइड्स द एरिया इनक्लोज्ड बाय y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 इंटू टू पार्ट्स r1 0 से b वाला, r2 b से 1 वाला, सच दैट r1 माइनस r2 इज इक्वल टू 1/4, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b। ओके, जो भी इंफॉर्मेशन देना चाह रहा है ये, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया अंडर द कर्व में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, कर्व स्केचिंग। जो भी कर्व गिवन है उसको स्केच करके देख लेते हैं। हमारे पास एक पैराबोला गिवन है, x इज इक्वल टू 1 पे 0 हो रहा है, और परफेक्ट स्क्वायर तो ऑब्वियसली यहाँ से वहाँ, x जब 0 डालोगे तो y की वैल्यू 1 आएगी, ठीक है। ओके, तो दिस इज 0,1। अच्छा, ये 0 ये 1, दिस मीन्स 0 से b और b से 1, दिस मीन्स x इज इक्वल टू b लाइन कहीं इधर है। ओके, अब x इज इक्वल टू b लाइन दिख रहा होगा कि दो एरिया में डिवाइड कर रहा है, ये है रीजन 1 और ये है रीजन 2। ओके, रीजन 1 का भी एरिया मुझे निकालना पड़ेगा और रीजन 2 का भी एरिया निकालना पड़ेगा। रीजन 1 और रीजन 2 का एरिया निकाल के हम लोग क्या करेंगे, ये वाले इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे। बहुत ही सिंपल, रीजन 1 का एरिया निकालना बहुत ही ईजी है। क्या करेंगे, x इज इक्वल टू b, मतलब क्या है, मैं डायरेक्टली इस इक्वेशन को लिख रहा हूँ। रीजन 1 का एरिया क्या आएगा, इंटीग्रेशन x 0 से b तक जाएगा, खाली ये वाला y अप, डेट इज 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर dx, माइनस रीजन 2 क्या होगा, b से 1 तक 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर dx। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 1/4। तो पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। दिस विल बी द एरिया 1 माइनस एक्स द होल क्यूब अपॉन 3 विथ नेगेटिव साइन, ठीक है, माइनस इसमें लिमिट 0 से b लगाएंगे, यहाँ आएगा 1 माइनस एक्स द होल क्यूब डिवाइड बाय -3, ठीक है। ओके, तो ये माइनस माइनस मिलकर प्लस कर देगा इसको, यहाँ लिमिट लगा देंगे b से 1 तक। अब चलो लिमिट लगाते हैं। दिस इज 1 माइनस b द होल क्यूब डिवाइड बाय -3 माइनस 0 डालेंगे, तो 0 डालेंगे तो ये 1 अपॉन -3 आएगा, तो +1/3, प्लस यहाँ 1 डालेंगे तो 0 आ जाएगा, माइनस b डालेंगे तो 1 माइनस b द होल क्यूब डिवाइड बाय +3। ओके, सिंप्लीफाई कर लिया, देखो -2 टाइम्स 1 माइनस b द होल क्यूब डिवाइड बाय 3 आ गया, ठीक है, प्लस 1/3 इज इक्वल टू 1/4। तो यहाँ से यू कैन से कि सर मेरे पास जो है 2 इंटू 1 माइनस b दी होल क्यूब अपॉन 3 की वैल्यू जो आ गई 1/3 माइनस 1/4 डेट इज़ 12, 3 इंटू 4, 4 इंटू 3 डेट इज़ 1/12 आ गई, 3 इंटू 4 आ गई, तो 1 माइनस b दी होल क्यूब आ गया 1/8, तो 1 माइनस b की वैल्यू डायरेक्टली आ गई 1/2, तो b की वैल्यू डायरेक्टली आ गई 1/2, तो b इज इक्वल टू कितना आ गया 1/2। तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन था, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। ओके, मोस्टली सिंगल करेक्ट जो भी आते हैं जे एडवांस में वो थोड़ा सिंपल ही होते हैं, ठीक है। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज फ्रॉम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। ये वाला क्वेश्चन तो मैंने इनफाइनाइट टाइम सॉल्व कर चुका है अपने रिवीजन सीरीज में, ठीक है, ये सबको पता होगा, और ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। उन्होंने एक कंडीशन डिफाइन किया, ए एन इज इक्वल टू अल्फा टू द पावर एन माइनस बीटा टू द पावर एन, एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1, देन द वैल्यू ऑफ दिस। इसको सिंप्लीफाई जैसे ही करोगे, ए 10 का मतलब क्या हो गया, अल्फा टू द पावर 10 माइनस बीटा टू द पावर 10, माइनस 2 टाइम्स ए 8 का मतलब हो गया अल्फा टू द पावर 8 माइनस बीटा टू द पावर 8, डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स अल्फा टू द पावर 9 माइनस बीटा टू द पावर 9। ओके, सो दिस इज इक्वल टू अल्फा टू द पावर 10 माइनस 2 इंटू अल्फा टू द पावर 8, माइनस कॉमन लोगे तो बीटा टू द पावर 10 माइनस 2 इंटू बीटा टू द पावर 8 आ जाएगा। नीचे मेरे पास है 2 इंटू अल्फा टू द पावर 9 माइनस बीटा टू द पावर 9। देखो, एक तरीका तो ये है, अब जैसे ही यहाँ पे तुम अल्फा टू द पावर 8 कॉमन निकालोगे, ब्रैकेट के अंदर क्या जाएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस 2, माइनस यहाँ बीटा टू द पावर 8 कॉमन निकालोगे तो ब्रैकेट के अंदर जाएगा बीटा स्क्वायर माइनस 2, नीचे अभी भी 2 टाइम्स अल्फा टू द पावर 9 माइनस बीटा टू द पावर 9 है। और मैं ये हमेशा बार बार बताता हूँ, जब भी हाइयर पावर में आए तो हमेशा इक्वेशन को ही यूज़ कर लो।
मतलब अगर इसका अल्फा और बीटा रूट है, दिस मीन्स अल्फा एंड बीटा विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, डेट इज अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो अल्फा स्क्वायर माइनस 2 की वैल्यू सबको दिख रहा है 6 अल्फा के बराबर आ गया। सिमिलरली बीटा स्क्वायर माइनस 2 की वैल्यू 6 बीटा के बराबर आ गया। वैल्यू पुट ऑन कर देते हैं। जैसे ही पुट ऑन करोगे अल्फा टू द पावर 8 इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस 2 की वैल्यू 6 अल्फा, बीटा टू द पावर 8 बीटा स्क्वायर माइनस 2 की वैल्यू 6 बीटा, डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स अल्फा टू द पावर 9 माइनस बीटा टू द पावर 9। दिस इज इक्वल टू 6 कॉमन अल्फा टू द पावर 9 माइनस बीटा टू द पावर 9 डिवाइडेड बाय 2 कॉमन अल्फा टू द पावर 9 माइनस बीटा टू द पावर 9, कैंसल आउट हो गया। दिस इज इक्वल टू 3। तो फाइनल आंसर कितना है 3। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन ये, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन जैसे ही जेई एडवांस में आया उसके बाद जेई मेंस में दो बार आ चुका है सेम टू सेम क्वेश्चन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन एल थ्रू द पॉइंट 3, -2 is inclined at an angle 60 degree to the line this. If L also intersect x-axis, then the equation of the L is ओके हमारे पास बेसिकली एक लाइन है जो 3, -2 से पास कर रही है और उस लाइन का स्लोप नहीं दिया हुआ है। उस लाइन ने एंगल बनाया 60 डिग्री विद दिस लाइन, तो उसका इक्वेशन क्या होगा। ओके, सबसे पहले किस पॉइंट से पास कर रहा है उसका तो यूज हो जाएगा, उसके लिए मुझे चाहिए होगा स्लोप। अगर स्लोप ऑफ द लाइन पता होता तो मैं बहुत ही आसानी से स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिख देता। स्लोप ऑफ द लाइन निकालने के लिए उन्होंने एक कंडीशन दी हुई है कि हमारा जो लाइन होगा वो 60 डिग्री बना रहा होगा, किससे, इस लाइन से। क्या मुझे इस लाइन का स्लोप पता है? तुम बोलोगे हाँ, स्लोप ऑफ दिस लाइन इज -√3। अच्छा, अब अगर दो लाइन्स हैं, दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री है, तो एक का स्लोप अगर m1 है, दूसरे का स्लोप m2 है, तो हमें ये फॉर्मूला पता है कि tan 60 डिग्री शुड बी इक्वल टू m1 माइनस m2, डेट इज m माइनस माइनस प्लस √3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2, डेट इज 1 माइनस √3m। ठीक है, ये आ गया tan 60 और tan 60 की वैल्यू है √3। अब देखो, मॉड को या तो प्लस के साथ खोलो या तो माइनस के साथ। एक तरीका वो होता है या तो दोनों साइड स्क्वायर कर दो, m में क्वाड्रेटिक आएगा, 2m आएंगे। ठीक है, अब जैसे ही मैं एक बार मॉड को प्लस के साथ खोलूँगा, यू विल सी √3 टाइम्स 1 माइनस √3m इज इक्वल टू m प्लस √3। सो दिस इज इक्वल टू √3 माइनस 3m इज इक्वल टू m प्लस √3। √3 से √3 कैंसिल हो गया, m इज इक्वल टू 0 आ गया। ओके, नाउ m अगर 0 आ गया तो वो लाइन कैसा है, x एक्सिस के पैरेलल है, और x एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन है और 3, -2 से पास कर रही है, तो क्या वो कभी x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी? नहीं। और उसका इक्वेशन तो ऑब्वियसली y इज इक्वल टू -2 होगा। वो चारों ऑप्शन में से किसी ऑप्शन में नहीं गिवन है, दिस मीन्स वी विल हैव टू इग्नोर दिस। दूसरा, माइनस के साथ खोलो तो √3 इंटू 1 माइनस √3m शुड बी इक्वल टू -m माइनस √3। ठीक है, तो ये आ गया √3 माइनस 3m इज इक्वल टू -m माइनस √3। तो यहाँ से 2m ये इधर गया तो 2m बना, इज इक्वल टू 2√3, m इज इक्वल टू आ गया √3। अच्छा, m अगर √3 आ गया, ओके, तो m √3 आ गया तो हमारा इक्वेशन आ गया y माइनस -2 इज इक्वल टू √3 टाइम्स x माइनस 3। इक्वेशन आ चुका है y इज इक्वल टू √3x माइनस 3√3 माइनस 2। ये कौन सा इक्वेशन है देख लेते हैं हम। y इज इक्वल टू √3x, y इज इक्वल टू √3x, ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था, हमने एक सेक्शन कंप्लीट कर लिया। कौन सा सेक्शन था? सिंगल करेक्ट वाला। अब हम लोग मूव कर रहे हैं मल्टीपल करेक्ट। जेई एडवांस की यही खासियत है, सिर्फ सिंगल करेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। ठीक है, जेई मेंस में क्या होता है, जितने भी क्वेश्चंस होते हैं सारे के सारे सिंगल करेक्ट, या फिर अभी एक नया इंट्रोड्यूस किया है न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप। जेई एडवांस में बहुत सारे तरीके के क्वेश्चन आते हैं। एक तो सिंगल करेक्ट आते हैं,
मल्टीपल करेक्ट आते हैं, मैट्रिक्स मैच आते हैं, इंटीजर टाइप आते हैं, कॉम्प्रिहेंशन आते हैं, बहुत सारे। ठीक है, तो चलो अब शुरू करेंगे मल्टीपल करेक्ट। मल्टीपल करेक्ट में क्या होता है एक्चुअल में, या तो एक भी आंसर सही हो सकता है या तो एक से ज़्यादा आंसर भी सही हो सकता है। ठीक है, कम से कम एक आंसर तो सही होगा। ओके, चलो तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन फिर से वेक्टर से। वेक्टर में बोला गया द वेक्टर विच आर कोप्लेनर विद द वेक्टर दिस एंड दिस। जैसे ये वाला कंडीशन आ गया, हमें पता चल चुका है क्या करना है। एंड परपेंडिकुलर टू द वेक्टर दिस। ओके, अभी देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मल्टीपल वे है, तो ये कॉन्सेप्ट अभी भी याद ही रख लो अगर तुम्हें नहीं पता है तो। एक तरीका जो बेसिक है वो क्या है कि अगर हमारे पास एक वेक्टर है जो कि इसके और इसके परपेंडिकुलर है, सॉरी कोप्लेनर है, तो दिस वेक्टर डेट इज वी वेक्टर है अगर, तो डेट विल बी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप प्लस म्यू टाइम्स आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। यहाँ से यू विल सी लैम्डा प्लस म्यू आई कैप, लैम्डा प्लस 2 म्यू जे कैप एंड 2 लैम्डा प्लस म्यू के कैप। ठीक है, ये अपना वी वेक्टर है। नाउ हमने पहले वाले इन्फॉर्मेशन का यूज कर लिया। नाउ दिस वेक्टर इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर। अगर इस वेक्टर के परपेंडिकुलर है, मतलब क्या है, इस इन्फॉर्मेशन को कैसे यूज करते हैं हम लोग, तो हम लोग बोलेंगे अगर हमारा वेक्टर v इसके परपेंडिकुलर है, सपोज ये c वेक्टर है, तो v डॉट c 0 होना चाहिए। तो अपने वाले वेक्टर का डॉट ले लेंगे इसके साथ, तो ये तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप है, तो बेसिकली कोएफिशिएंट का सम 0 होना चाहिए। लैम्डा प्लस म्यू, लैम्डा प्लस 2 म्यू प्लस 2 लैम्डा प्लस म्यू की वैल्यू 0 आनी चाहिए। लैम्डा प्लस लैम्डा 2 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा 4 लैम्डा, म्यू प्लस म्यू 2 म्यू प्लस 2 म्यू 4 म्यू इज इक्वल टू 0। यहाँ से लैम्डा इज इक्वल टू माइनस म्यू आ गया। ठीक है, या फिर म्यू इज इक्वल टू माइनस लैम्डा। उससे ये कहाँ चला गया, 0 को चला गया। उससे ये कहाँ चला गया, माइनस म्यू प्लस 2 म्यू जे कैप। ये कहाँ चला गया, माइनस 2 म्यू प्लस म्यू के कैप। ओके, तो अल्टीमेटली जो हमारा इक्वेशन आया वी वेक्टर वो कैसा आया, तुम बोलोगे म्यू टाइम्स जे कैप माइनस म्यू टाइम्स के कैप, डेट इज म्यू कॉमन ले लेंगे तो जे कैप माइनस के कैप। ओके, तो हमने सारे इन्फॉर्मेशन को यूज कर लिया। हमारा जो वी वेक्टर आया वो आया म्यू टाइम्स जे कैप माइनस के कैप। लेकिन मल्टीपल करेक्ट है, म्यू टाइम्स जे कैप माइनस के कैप आया, तो एक तो जब म्यू की वैल्यू 1 रहेगी तो जे कैप माइनस के कैप वाला आंसर सही है। क्या ये कभी हो सकता है, आई कैप तो है ही नहीं, आई कैप तो है ही नहीं। हाँ, जब म्यू की वैल्यू -1 रहेगी तो डी वाला ऑप्शन भी करेक्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ए एंड डी। लेकिन क्वेश्चन शुरू करने से पहले बोला था मैंने मल्टीपल अटेम्प्ट, मतलब मल्टीपल मेथड से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ये तो सिंपल सा मेथड था जो हमने ऑब्वियसली कुछ देर पहले ही यूज़ किया, उसी को यूज किया अभी भी। देखो सेम कॉन्सेप्ट पे 2 क्वेश्चन आ गए। ओके, अदर मेथड कैन बी, हमें ये सिखाया जाता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट वी टी पी, कि अगर सपोज मेरे पास ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, सी वेक्टर है। नाउ इफ वी हैव टू फाइंड अ वेक्टर विच इज ऑन द प्लेन ऑफ ए एंड बी एंड परपेंडिकुलर टू सी, तो सी के परपेंडिकुलर कोई वेक्टर लिखना है तो सी के साथ क्रॉस, एंड ऑन द प्लेन ऑफ ए एंड बी ए क्रॉस बी, ये हमारा वी वेक्टर हो जाता है इनटू कुछ लैम्डा टाइम्स। ठीक है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का हमने डायरेक्टली यूज कर लिया। डेट इज वी वेक्टर जो हमारा अल्टीमेटली होता है वो डायरेक्टली लैम्डा टाइम्स सी क्रॉस ए क्रॉस बी। तो आज के बाद याद ही रख लो, अगर हम लोग ए क्रॉस बी क्रॉस सी का मतलब क्या होता है, ए वेक्टर विच इज ऑन द प्लेन ऑफ बी एंड सी एंड इज परपेंडिकुलर टू ए। ठीक है, वेक्टर ऑन द प्लेन ऑफ बी एंड सी एंड इज परपेंडिकुलर टू ए। बेसिकली बी और सी के प्लेन पे है तो बी क्रॉस सी उसके परपेंडिकुलर है और ए के भी परपेंडिकुलर है। मतलब एक वेक्टर जो 2 वेक्टर्स हैं दोनों के परपेंडिकुलर है, मतलब वो बी और सी के प्लेन पे है। सिंपल सी बात। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का यूज कर सकते हैं जब भी ऐसा स्टेटमेंट अब तुम्हें फ्यूचर में कहीं दिख जाए कि वेक्टर विच इज ऑन द प्लेन ऑफ 2 वेक्टर एंड परपेंडिकुलर टू द थर्ड वेक्टर,
तो तुम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट डायरेक्टली यूज कर सकते हो, ठीक है। तो उससे क्या होता, हमारा दो इक्वेशन अननोन वगैरह सॉल्व नहीं करना पड़ता, हो जाता डायरेक्टली। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 पढ़ते हैं। बोला गया लेट मैट्रिक्स से है क्वेश्चन, ठीक है। लेट M एंड N बी टू 3x3 मैट्रिक्स। ओके, 3x3 मैट्रिक्स है, ऑड ऑर्डर का मैट्रिक्स है, एंड नॉन सिंगुलर भी है, मतलब उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है। स्क्यू सिमेट्रिक। देखो ये क्वेश्चन 2011 में बोनस हुआ था, क्योंकि IIT जैसे एक मिस्टेक हो गया था। क्या मिस्टेक? कि कभी भी ऑड ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है? A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज का नेगेटिव, ठीक है। अगर मैं दोनों साइड इसका डिटर्मिनेंट ले लूँ तो ये तो डिटर्मिनेंट A ही रहेगा, लेकिन -1 कितनी बार बाहर आएगा डिटर्मिनेंट के? अगर ऑड ऑर्डर है तो 3 बार आएगा, मतलब ऑड टाइम्स आएगा। 3x3 है तो 3 बार बाहर आएगा, ठीक है। तो -1 के साथ आएगा, और A ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट यहाँ से यू कैन सी A इज इक्वल टू -A ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट इज सेम एज डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू कितनी आ गई? 0। दिस मीन्स कि ऑड ऑर्डर का मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है अगर, तो वो कभी भी सिंगुलर नॉन सिंगुलर नहीं हो सकता है, वो हमेशा सिंगुलर होगा, ठीक है। दिस मीन्स क्वेश्चन यहीं पे रॉन्ग हो गया, आगे सॉल्व भी नहीं करना है, ठीक है। दिस वाज ए बोनस। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया था, थोड़ा सा मैट्रिक्स अलजेब्रा लग रहा था। अगर वो लोग सिर्फ यहाँ पे ये 3x3 ना लिख के 4x4 2x2 कोई भी इवन ऑर्डर का मैट्रिक्स दे देते तो ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया हो जाता, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सीखने के लिए एक्चुअली पढ़ रहे हैं, खाली सॉल्यूशन तो चाहिए नहीं हमें। तो हम लोग इसको एज्यूम करके चलते हैं, अगर ये क्वेश्चन सही होता तो कैसे सॉल्व करते, अगर 2x2 होता या 4x4 होता तो कैसे सॉल्व करते, वो देख लेते हैं हम लोग। चलो, तो हमने बोला ठीक है भाई, मान लेते हैं इवन ऑर्डर है। दिस मीन्स हमें क्या निकालना है, देखो अब उन्होंने दिया सच दैट Mn इज इक्वल टू Nm। Mn इज इक्वल टू Nm दे दिया, जैसे ही ये दे दिया इसका मतलब उसने बता दिया कि दो मैट्रिक्स, जैसे हमें पता होता है AB मैट्रिक्स और BA मैट्रिक्स अलग अलग होता है, ठीक है। लेकिन उन्होंने ये पहले ही टेंशन फ्री कर दिया तुम्हें, दैट इज A प्लस बी का होल स्क्वायर को तुम अब A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB लिख सकते हो, ठीक है। मतलब M और N को कहीं भी इंटरचेंज कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। ओके, नाउ तो उसने पूछा है PT का मतलब ट्रांसपोज है ऑब्वियसली, तो इसका वैल्यू कितना होगा इसको देखते हैं अब ध्यान से। ये क्या बला है भाई इसको हमें सिंप्लीफाई करना है और देखना है कौन सा आंसर सही है। ओके, चलो करते हैं। दिया है M स्क्वायर इंटू N स्क्वायर M ट्रांसपोज इंटू N का इनवर्स M इंटू N इनवर्स का ट्रांसपोज। ओके, अब यहाँ पे क्या दिया, M एंड N दोनों स्क्यू सिमेट्रिक है, मतलब M ट्रांसपोज इज बेसिकली -M एंड N ट्रांसपोज इज बेसिकली -N, ठीक है। ये चीज़ हमें पता है ना। हमें कुछ कुछ प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए, जैसे कि A B पे इन्वर्स लेंगे तो B इन्वर्स इंटू A इन्वर्स आता है, A और B पे इन्वर्स लेंगे तो वो B इन्वर्स इंटू A इन्वर्स आता है। अपोजिट मतलब मल्टीप्लाई होता है, इसी तरीके से ट्रांसपोज भी होता है, ठीक है। तो हमने इसको अभी रहने दिया, M स्क्वायर N स्क्वायर को रहने दिया। M ट्रांसपोज को मैं -M लिख सकता हूँ ऑब्वियसली, N को N रहने दिया इनवर्स, M इंटू N इनवर्स का ट्रांसपोज रहने दिया, ठीक है। अब ये M स्क्वायर हो गया, N स्क्वायर हो गया, -1 बाहर आ जाएगा। M इंटू N का इन्वर्स इज बेसिकली N इन्वर्स इंटू M इन्वर्स, M इंटू N इन्वर्स का ट्रांसपोज इज बेसिकली N इन्वर्स का ट्रांसपोज इंटू M का ट्रांसपोज। यहाँ तक आ चुके हैं। नाउ -M स्क्वायर, N स्क्वायर कैन बी रिटन एज N इंटू N इनवर्स इंटू M इनवर्स।
एन इनवर्स का ट्रांसपोज लो या एन ट्रांसपोज का इनवर्स लो, एक ही बात है। इंटू एम ट्रांसपोज को फिर से मैं माइनस एम लिख सकता हूँ। ओके, नाउ वी कैन सी, सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं। एन इंटू एन इनवर्स इज बेसिकली आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये बन गया माइनस एम स्क्वायर इंटू एम इनवर्स इंटू एन ट्रांसपोज कैन बी रिटन एज माइनस एन, और माइनस एन का एक और माइनस बाहर आएगा तो माइनस एन इनवर्स इंटू माइनस एम। ओके, 3 माइनस है तो बेसिकली एक माइनस बाहर बचेगा, ये बचेगा एम स्क्वायर एन एम इनवर्स एन इनवर्स एम, 3 माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो एक ही माइनस बचा। नाउ सिंस एम और एन एक दूसरे में इंटरचेंज हो सकते हैं, एम इंटू एन इज सेम एज एन इंटू एम, तो मैं इसको अपने सुविधा अनुसार रख सकता हूँ। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ माइनस एम स्क्वायर करो एन, और इस एन इनवर्स को बाहर इधर लाओ, एम इनवर्स को उधर ले जाओ, एम को इधर रखो। इससे क्या हो गया, ये दोनों आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये दोनों भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये अल्टीमेटली बचा कितना, सिर्फ माइनस एम स्क्वायर। ओके, तो अल्टीमेटली हमारा फाइनल आंसर आता कितना, अगर क्वेश्चन सही होता तो आंसर हमारा आता ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, लेकिन हमने थोड़ा सा IIT JEE ने मिस्टेक कर दिया, थोड़ा सा मिस्टेक, बस ये लाइन लिख दिया, इसके कारण क्या हो गया, पूरा का पूरा क्वेश्चन बोनस देना पड़ गया सबको। ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से देखो मल्टी करेक्ट था लेकिन एक ही ऑप्शन करेक्ट होता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कोनिक से है। लेट द एक्सेंट्रिसिटी ऑफ दिस हाइपरबोला, एक हाइपरबोला गिवन है, बी रेसिप्रोकल टू डेट ऑफ द एलिप्स दिस, ये एलिप्स प्यारा सा है, एलिप्स को देखोगे तो लिखा हुआ एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, मैंने 4 से डिवाइड कर दिया बेसिकली। ओके, इस हाइपरबोला का पैराबोला एलिप्स का एक्सेंट्रिसिटी निकाल लेते हैं, 1 माइनस 1 बाई 4। ओके, सो दिस इज बेसिकली रूट ऑफ 3 बाई 4, डेट इज रूट 3 बाई 2। अब इसका एक्सेंट्रिसिटी अगर ये है, दैट इज एलिप्स का, तो अपने हाइपरबोला का एक्सेंट्रिसिटी कितना होगा, तो उन्होंने बोल दिया है हाइपरबोला का जो एक्सेंट्रिसिटी है वो रेसिप्रोकल है अपने एलिप्स के एक्सेंट्रिसिटी से। तो मैं क्या करूँगा, हाइपरबोला का एक्सेंट्रिसिटी कितना लिख दूंगा, 2/√3। हाइपरबोला का एक्सेंट्रिसिटी मैं लिखूंगा 2/√3। अच्छा, ये आएगा कितना, √1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर के बराबर। ओके, अब स्क्वायर दोनों साइड कर दो तो 4/3 इज बेसिकली 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अच्छा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 4/3 माइनस 1, डेट इज 4 माइनस 3 1/3। ओके, तो यहाँ से यू कैन से बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है 1/3, डेट इज ए स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है 3b स्क्वायर। चलो एक रिलेशन मेरे पास आया एक लाइन पढ़ के। नाउ इफ द हाइपरबोला पासेस थ्रू द फोकस ऑफ द एलिप्स। ओके, इन्होंने ये भी बोल दिया कि ये जो हाइपरबोला है अपना वो इस एलिप्स के फोकस से पास कर रहा है। सबसे पहले फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होता है एलिप्स का, सबको पता होना चाहिए, AE, 0 माइनस AE, 0। ओके, तो AE, 0 सेटिस्फाई करते हैं हम लोग। जैसे AE, तो हमारे पास एलिप्स का आ चुका है, A कितना है इसका 2, ऑब्वियसली A स्क्वायर 4 है तो A कितना है 2, तो AE कितना आ रहा है 2 इंटू √3/2, डेट इज √3। तो फोकस अपना एलिप्स का क्या आ गया, प्लस और माइनस √3, 0। इससे पास कर रहा है अपना हाइपरबोला, डेट इज x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो मैं क्या करूँगा, √3 का होल स्क्वायर इज 3 अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डेट इज 0 इज इक्वल टू 1। तो ए स्क्वायर की वैल्यू तो डायरेक्टली भाई 3 आ गई, ए स्क्वायर की वैल्यू 3 आ गई तो बी स्क्वायर की वैल्यू 1 आ गई। ए स्क्वायर आ चुका है, बी स्क्वायर आ चुका है, तो हाइपरबोला आ चुका है x² माइनस y² 1 इज इक्वल टू 1। ये अपना हाइपरबोला है x² 3 माइनस y² 1 इज इक्वल टू 1, x² 3 माइनस y² 1 इज इक्वल टू 1। ऑप्शन नंबर डी तो सही हो गया, द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला इज दिस। नाउ इसका मतलब अगर डी सही हो गया तो ए गलत हो गया। चलो
अब पूछा गया द फोकस ऑफ द हाइपरबोला इज एक्सेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला। हाइपरबोला का एक्सेंट्रिसिटी तो यह है ही नहीं, तो गलत हो गया। क्या था हाइपरबोला का एक्सेंट्रिसिटी? 2/√3। फोकस निकाल लेते हैं बस। ए हमें पता है, ए स्क्वायर कितना है? 3, तो ए हमें √3 इंटू ई कितना है? 2/√3, तो √3 से √3 कट गया, आ गया 2। तो 2,0 ऑब्वियसली फोकस है ए 0। तो ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर डी आर दी करेक्ट वन। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द फंक्शनल इक्वेशन। हमारे पास एक फंक्शनल इक्वेशन गिवन है प्यारा सा, एफ आर टू आर बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन। एक फंक्शनल इक्वेशन है जो कि बहुत ही नोन है, एंड एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0। देन एफ एक्स के बारे में कुछ कुछ पूछा गया है। ये सब हम लोग तभी बता पाएंगे जब हम लोग एफ एक्स को निकाल पाएंगे। अभी देखो, जब भी तुम क्लास अटेंड करोगे कोई भी फंक्शनल इक्वेशन का, तो तुम्हें ये वाला चीज़ हमेशा बताया जाता है कि जब भी ये कोई फंक्शन है तो इस फंक्शन को यू कैन ऑलवेज एज्यूम एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स। ठीक है, एक कांस्टेंट लीनियर वेरिएबल फंक्शन, ठीक है, कांस्टेंट इनटू एक्स। ठीक है, देख लो, दिस विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। अगर ऐसे करना नहीं आता है, तुम्हें डायरेक्टली याद नहीं है, या ऑब्वियसली ये बताया जाता है कि याद कर लो, नहीं याद है तो यू कैन ऑलवेज फाइंड। कैसे? तुम बोल सकते हो एफ डैश एक्स कितना होना चाहिए, तो तुम बोलोगे लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स वाई, वहाँ से एफ ऑफ एक्स, मतलब फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला लगा दो। तुम्हें पता होना चाहिए कि एफ डैश ए कितना होता है, तो लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ एच डिवाइडेड बाय एच, ये होता है। ठीक है, अब इसको अप्लाई करके तुम ऑब्वियसली फंक्शन निकाल सकते हो। एफ ऑफ ए प्लस एच की जगह तुम लिखोगे एफ ए प्लस एफ एच माइनस एफ ऑफ एच डिवाइडेड बाय एच। एच से एच कट जाएगा तो ऑब्वियसली ये आ जाएगा तुम्हारे पास एफ ए बाय एच लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स 0। नाउ सिंस एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0, तो तुम बोल सकते हो एफ डैश एक्स की वैल्यू आ गई लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स 0 एफ एक्स डिवाइडेड बाय एच। यहाँ से यू कैन फाइंड द फंक्शन। ठीक है, ओके, तो मेरे पास अगर फंक्शन आ चुका है एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स, नाउ वी कैन ऑलवेज सी व्हाट आर द ऑप्शंस। एफ एक्स एक लीनियर फंक्शन है, स्ट्रेट लाइन है, तो ये तो हमेशा कंटिन्यूअस, हमेशा डिफरेंशिएबल है। तो एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ओनली इन फाइनाइट इंटरवल, गलत, ऑलवेज डिफरेंशिएबल। एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, एकदम बी वाला सही। एफ डैश एक्स इज कॉन्स्टेंट, एकदम सही। एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एक्सेप्ट एट फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स, एकदम गलत, हमेशा हमेशा डिफरेंशिएबल। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही इजी क्वेश्चन, देखा जाए तो बहुत ही इजी। ठीक है, चलो नेक्स्ट सेक्शन 3 में हमारा है पैराग्राफ। पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन देखो बेसिकली क्या होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं जिसमें एक ही ऑप्शन करेक्ट होंगे। हमारे पास एक पैराग्राफ गिवन होता है, उस पैराग्राफ की हेल्प से उसमें जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है उस इंफॉर्मेशन को हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं। उस इंफॉर्मेशन बेस्ड कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे, उस क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। पैराग्राफ फॉर क्वेश्चन नंबर 58 एंड 60। तो पैराग्राफ या इसके आगे वाले क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं पार्ट 2 में। बेसिकली देखो, क्योंकि ऑब्वियसली 60 क्वेश्चंस नहीं आए थे, इस बार बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। 2011 में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस आ गए थे, उसके बाद हमें दिख रहा है कि इंटीजर टाइप भी क्वेश्चन है 63, 64, 65, 67, 68, 69, ऑब्वियसली 69 क्वेश्चंस हैं। तो इसके आगे जितने भी क्वेश्चंस बचते हैं हम लोग पार्ट 2 में करेंगे। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट।